और आइए अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। दुनिया परेशान है, आखिर कोरोना कहां से आया ये बताएंगे आपको कि चीन कैसे पकड़ा गया। उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं जो तस्वीर हिंदुस्तान की वैक्सीन लगवाने की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं चीन में कैसे वैक्सीन लग रही। देखिए जरा तस्वीरें, ये देखिए मारामारी। हिंदुस्तान की यह तस्वीर हो तो शायद कोई कांग्रेसी नेता या विपक्ष सवाल उठा दे कि वैक्सीन के लिए मारामारी है, लेकिन ये चीन की तस्वीर है। फुल स्क्रीन अगर जरा तस्वीरें दिखाऊं मैं, देखिए जरा चीन में वैक्सीन लगवाने के लिए कैसे मारामारी हो रही है। देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एम्बियंस भी इसका सुनवाइए जरा। देखिए जरा चीन में वैक्सीन लगवाने के लिए हंगामा मचा है। चीनी लोग मास्क उतरे जा रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगवानी है, इसकी जद्दोजहद चीन में भी चल रही। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें अभी देखिए, मास्क लगाए हुए लोग, मास्क लगाए हुए चीन की तस्वीर है। वो चीन जिस पर कोरोना फैलाने का आरोप लग रहा है, वो चीन जिसके खिलाफ जांच हो रही है, उस चीन में देखिए लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। उस चीन की तस्वीरें ये हैरत में डालती हैं। ये चीन जो भारत से मुकाबले की उम्मीद रखता है, लेकिन वहां देखिए वैक्सीन के लिए कैसी मारामारी है। कोई खंबा पकड़े खड़ा है, मास्क उतरा जा रहा है। दरअसल वजह यह है कि चीन में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही वैक्सीन लगनी थी, जैसे हिंदुस्तान में 45 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगनी थी, लेकिन चीन में जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो उन्हीं को वैक्सीन लगनी थी। ये चीन के जियांगशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा वैक्सीन लगवाने के लिए कितनी लंबी भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है। ये चीन की तस्वीर है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं चीन की, एक और तस्वीर आपको चीन की दिखाते हैं। देखिए जरा चीन में आलम क्या है वैक्सीन को लेकर। ये देखिए जरा लंबी कतार है, जहां तक नजर जाएगी वहां तक लोग नजर आएंगे। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को दिखाइए। लंबी भीड़ लगी है, मार्केट प्लेस है, लेकिन लोग लंबी कतार में लगे वैक्सीन लगवाने पहुंचे चीन में लोग। यानी हिंदुस्तान में बाकायदा ऐप पर अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद लोग पहुंचते हैं, लेकिन चीन की हालत देखिए जरा। चीन में लंबी कतार, कई किलोमीटर लंबी लाइन है। ये जो चीन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं चीन में। हॉस्पिटल खुलने का टाइम है 8:30। आइए तो चीन में मारामारी मैंने आपको दिखा दी वैक्सीन को लेकर क्या है, लेकिन चीन पकड़ा गया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ी खबर आज की ये है कि चीन पकड़ा जा चुका है। कैसे पकड़ा गया चीन, ये मैं आपको बताऊंगा। चीन अब ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता है। चीन कैसे पकड़ा गया मैं आपको बताता हूं। अब होने क्या वाला है, बड़ी खबर आपके सामने। चीन कैसे पकड़ा गया आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं बताने जा रहा हूं। अब ज्यादा दिन सच छिपने वाला नहीं है। चीन पकड़ा गया। ये देखिए जरा, जिनपिंग आपको नजर आ रहे हैं। जिनपिंग चारों तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ एनएसए, सीआईए और एफबीआई, यानी अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने चीन को चारों तरफ से घेर लिया है। जिनपिंग देखिए खुद पिंजड़े में है। हालत ऐसे ही होने वाली है चीन की। वजह आपको बता दें, दरअसल आपको याद होगा ट्रंप ने दावा किया था, ट्रंप ने बार बार कहा था कि यह चीनी वायरस है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रंप ने दरअसल क्यों कहा था। यह भी देख लीजिए ट्रंप ने क्यों कहा था। ट्रंप ने दरअसल दावा इसलिए किया था, अगर इसे हम रोटेट करें, ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी एजेंसियां, ये ग्राफिक्स आगे बढ़ेगा, ये ग्राफिक्स आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने दावा किया था और दावे में क्या क्या शामिल है वो मैं बताने जा रहा हूं। ट्रंप ने दावा किया था अमेरिकी जासूसों के पास सबूत है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप का दावा था अमेरिकी जासूसों के पास सबूत है। अमेरिका ने फिर जांच शुरू कर दी। इसके बाद अमेरिका ने जांच शुरू की और जांच के लिए 90 दिन का वक्त दे दिया है। बड़ी खबर यह है तो कि अब चीन का वक्त कम बचा है, लेकिन चीन लगातार झूठ बोलता रहा। आपको बताने जा रहा हूं मैं कि चीन का झूठ कैसे बेनकाब हुआ, क्योंकि चीन पर पहले दिन से शक जताया जा रहा था, दुनिया को पहले दिन से शक था। देखिए जरा, फिलहाल अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मौत का यह वायरस कहां से निकला ये पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी अब चीन की जांच होगी। जांच एजेंसियों से 90 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। हालांकि पिछले लगभग 2 साल से शक की सुई चीन पर ही ठहरी हुई है। कोरोना के आगाज से लेकर इसके अंजाम तक चीन शक के घेरे में खड़ा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार चीन पर ही शक जाता है। आपके जहन में भी आता होगा बार बार चीन का नाम। अच्छा, इसका जवाब भी साफ है। दरअसल चीन पर सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह क्या है, उसका तर्क और तथ्यों और थ्योरीज को खारिज कर देना। यानी चीन बार बार थ्योरीज को खारिज करता रहा। दरअसल जब से कोरोना की उत्पत्ति हुई, यानी जब से कोरोना का ओरिजिन हुआ है, उस पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह कोरोना कहां से आया।
तब से चीन ने बिना तथ्यों या फिर किसी भरोसेमंद जांच से इन्हें नकार दिया है। बार बार चीन नकारता रहा है। इसके बाद जब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जांच कराने पर तैयार हुआ तो इसमें भी चीन ने अड़ंगा लगा दिया। अलग अलग तरह की पाबंदियां जांच टीम पर लगाई। WHO पर आज तक यही आरोप लग रहे हैं कि WHO चीन की जांच नहीं कर पाया। हालांकि चीन लगातार इन आरोपों को झुठलाता रहा, खारिज करता रहा कि उसकी लैब से यह वायरस निकला ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद लगातार शक की सुई चीन पर ही जाती है, क्योंकि चीन लगातार जांच को टालने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाता रहा, लगातार बहाने बनाता रहा। कोरोना फैलने के बाद चीन ने सबसे पहले, आपको याद होगा, चीन का पहला झूठ याद है, पहला बहाना आपको याद है। चीन का पहला बहाना यह था कि यह कोरोना तो सांप की वजह से आया है। कोरोना वायरस सांप के जरिए इंसान के शरीर में आ गया है और संक्रमण से फैलने की वजह से इसने महामारी का रूप ले लिया है। दुनिया ये मानने लगी कि सांप के जरिए से वायरस आया है। हालांकि यह वायरस सांपों में कैसे पहुंचा, इसकी कोई जानकारी चीन के पास नहीं। न चीन दुनिया को यह जानकारी दे पाया, दुनिया के बाकी वैज्ञानिक जुटा सके इस तरह की कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से चीन की इस थ्योरी को पूरी तरह गलत बताया गया। चीन की यह चाल जब काम नहीं आई तो चीन ने एक और चाल चल दी। चीन ने इस बार यह दावा किया कि सांप से नहीं बल्कि कोरोना वायरस चमगादड़ से फैला है। चीन देखिए बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट करता रहा। चीन ने दावा किया कि कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया है और एक इंसान से बाकी लोगों में यह फैलता चला गया, जिसके बाद इसने महामारी का रूप ले लिया। चीन ने अपने वैज्ञानिकों के जरिए दावा किया कि चमगादड़ और इंसानों का जेनेटिक सीक्वेंस जो है लगभग एक जैसा है, इसलिए इसकी संभावना सबसे ज्यादा यह है कि यह वायरस जो है चमगादड़ के जरिए फैला है। दरअसल चीन में चमगादड़ पर कई सालों से रिसर्च हो रही है। चमगादड़ के जरिए अलग अलग दवाएं और बीमारियों पर लगातार रिसर्च जारी है। ऐसे में चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया कि रिपोर्ट में बताया गया कि अब तक के डेटा के आधार पर यह माना जा सकता है कि कोरोना का जो वायरस है पहले चमगादड़ में देखा गया। हालांकि एक पुरानी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि 1 साल पहले चीन के वैज्ञानिकों ने बाकायदा चेतावनी दी थी कि चीन में चमगादड़ के जरिए वायरस फैल सकता है। और खास बात यह है कि जिन वैज्ञानिकों ने 1 साल पहले चेतावनी दी थी वो सभी वैज्ञानिक चीन की वुहान लैब में मौजूद वायरोलॉजी लैब के सदस्य थे। सोचिए जरा, यानी लैब के अंदर के वैज्ञानिक चमगादड़ से वायरस फैलने की दलीलें पहले दे रहे थे। क्या लैब में कुछ बना रहे थे, एक शक ये जाता है। हालांकि वक्त के साथ कई और देशों ने इस मामले पर रिसर्च की और चीन का यह बहाना भी फेल साबित हुआ। हालांकि चमगादड़ से कोरोना वायरस फैलने वाली थ्योरी सबसे ज्यादा असरदार साबित हुई, क्योंकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ पर दशकों से शोध चल रहा। वुहान की ये जो लैब है, ये जो वेट मार्केट है चीन का, जिसे आप गीला बाजार भी कहते हैं, इट्स वेट मार्केट के बहुत नजदीक है, जिसे पशु बाजार कहा जाता है। और गीला मार्केट वेट मार्केट इसलिए कहते हैं क्योंकि पशु वहां पानी में रहते हैं और पूरे बाजार में गीला होता है, इसलिए उसे वेट मार्केट कहते हैं। चंद किलोमीटर दूर वुहान लैब से वेट मार्केट है। इसी वेट मार्केट में पहली बार कोरोना का पहला क्लस्टर सामने आया था। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस सबसे पहले लैब से लीक हुआ और वुहान के वेट मार्केट में फैल गया। आपको बता दें कि चीन का यह वेट मार्केट देश का सबसे बड़ा और अनोखा वेट मार्केट माना जाता है, जो करीब 16,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। इसमें 300 से ज्यादा दुकानें हैं। वेट मार्केट के बाद कोरोना की उत्पत्ति को लेकर एक और नया शिगुफा छेड़ा गया कि ये चींटियां खाने वाले पेंगोलिन से, जी हां, पेंगोलिन का नाम आपने सुना होगा, वेट मार्केट में पेंगोलिन बिकता है। कहा गया जो चींटियां खाता है पेंगोलिन, उस पेंगोलिन से यह कोरोना फैला। चीन की तरफ से बताया गया कि हो सकता है कि पहले वायरस पेंगोलिन में आया हो, उसके बाद पेंगोलिन से इंसानों में आया हो। दरअसल आपको बता दें कि चीन के इस वेट मार्केट में पेंगोलिन और चमगादड़ सबसे ज्यादा तादाद में मिलते हैं। आपको बता दें कि पेंगोलिन की खाल एशिया में पारंपरिक चीनी दवाएं बनाने में खासी मांग में रहती हैं और इसके अलावा कई अंग्रेजी दवाओं में भी इस जीव का इस्तेमाल होता है। चीन में पेंगोलिन के मांस को बहुत स्वादिष्ट और सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। अब सवाल ये कि आखिर चीन ये लगातार कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर क्यों बहाने पर बहाने बनाता रहा है? क्यों वो लगातार कोरोना के ओरिजिन को लेकर अलग अलग थ्योरीज देता रहा? क्योंकि चीन लगातार कोरोना वायरस पर दुनिया से सबसे बड़ा झूठ बोलता रहा। इसके पीछे चीन की एक सोची समझी साजिश है।
दरअसल चीन दुनिया का दिमाग वुहान की वायरोलॉजी लैब, जिसे आप वुहान लैब से नाम से जानते हैं, उस लैब से दिमाग हटाने के लिए चीन अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग बहाने बना रहा था। वो नहीं चाहता था कि दुनिया का ध्यान उसकी लैब की तरफ जाए जहां पूरा खेल रचा गया। इसी वजह से वो लगातार कभी चमगादड़, कभी पेंगोलिन को कोरोना के फैलने की वजह बताता रहा, जिससे वुहान लैब में हुई अपनी गलती को या फिर अपने जैविक हथियार को वो दुनिया की निगाहों से दूर रखकर और खामोशी के साथ अपना काम करता रहे। एक और वजह भी है जो चीन के इन दावों की पोल खोलती है। दुनिया में कोरोना का पहला केस चीन में निकला, वो भी वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना के मरीज के बारे में पता चला। लेकिन जब दुनिया में कोरोना तबाही मचा रहा था, तब चीन के वुहान में हालात सामान्य हो चुके थे। वहां लोग डांस कर रहे थे, वहां लोग जश्न मना रहे थे। सोचिए जरा, जब पूरी दुनिया में कोरोना त्राहिमाम मचा रहा था, तो आखिर कैसे चीन में लोग पार्टियां कर रहे थे, लोग जश्न मना रहे थे, लोग डांस कर रहे थे। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां, जिसमें CIA भी शामिल है, उनके पास लैब लीक या चीन की साजिश से संबंधित कुछ नई जानकारियां भी हैं। और माना जा रहा है, आपको बताएं, अगली जो मैं आपको बताना जा रहा हूं कि माना यह जा रहा है कि अमेरिका की इस टीम के पास कई ऐसे दस्तावेज और खुफिया जानकारी है जिससे यह साबित होता है कि चीन की वुहान लैब से ही वायरस निकला। बात सही भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सार्वजनिक तौर पर नई जांच टीम बनाकर 90 दिन में रिपोर्ट की मांग नहीं करते, बल्कि इसके पीछे नई जानकारियां हैं। लेकिन यह जांच टीम अलग अलग तरीकों से जांच करेगी और नई जानकारियां जुटाएगी। आइए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे जांच होगी। मैंने आपको बता दिया कि चीन ने कैसे गलतफहमियां फैलाई, झूठ बोला। मैं आपको जो फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहा हूं वो ये कि आखिर कैसे जांच होगी, अमेरिका की कौन कौन सी टीम किस तरह से जांच करेगी, ये आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिकी दल दरअसल क्या करेगा आपको बताऊं। अमेरिकी दल जानकारियां जुटाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद लेगा। कुछ ऐसा, ये देखिए, अमेरिकी टीम बाकायदा पहुंचेगी चीन के वुहान, बाकायदा लैब में भी जाएगी और लैब में जाने के बाद क्या होगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद लेगी। पुराने वैज्ञानिकों से पूछताछ की जाएगी, यानी वो वैज्ञानिक जो वहां काम करते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। वुहान लैब के वैज्ञानिकों से बात होगी जो वहां रिसर्च कर रहे थे, और बेशक उन पर चीन का दबाव होगा, इसलिए वो अब तक झूठ बोलते आए हैं, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। तो ये होगा। इसके अलावा आपको बताएं जांच टीम क्या करेगी कि पुराने वैज्ञानिकों से पूछताछ के अलावा वुहान लैब से डेटा जुटाने की कोशिश करेगी। डेटा और सैंपल जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होगा उनके सामने, और जांच में शामिल कुछ और लोगों को भी किया जा सकता है जो वुहान लैब से जुड़े हों। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि इससे पहले जो जांच हुई है वो जांच क्यों खराब हुई, ये आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल WHO जांच में क्यों फेल हो गया ये भी जान लीजिए। WHO के जांच में फेल होने की वजह यह है, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी जांच कर रहा था, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जांच कर रहा था, वो क्यों फेल हो गया। क्या कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब में से ही फैला? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पिछले 2 सालों से कई मुल्क चीन पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक टीम वुहान गई थी। लौटने के बाद इस टीम ने चीन की वुहान लैब को क्लीन चिट दे दी। सबको बहुत ताज्जुब हुआ कि चीन पर इतने इल्जामात के बाद कैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को क्लीन चिट दे दी। लेकिन अब WHO की उस जांच को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फरवरी 2020 में चीनी सरकार ने साइंटिफिक मिशन को मंजूरी दी थी। WHO ने जनवरी 2021 के आखिर में कोरोना ओरिजिन की जांच शुरू की, लेकिन शर्त यह रखी थी कि जो भी जांच होगी, इस शर्त को ध्यान से सुनिए, चीन की शर्त क्या थी, जो भी जांच होगी उसमें चीन के साइंटिस्ट जरूर होंगे, यानी WHO की जो टीम पहुंचेगी उसमें चीनी साइंटिस्ट होंगे। कहा यह भी जाता है कि चीन ने WHO पर जांच टीम में अपने 13 चीनी एक्सपर्ट्स को रखने का दबाव बनाया और कामयाब भी रहा। और इतना ही नहीं, WHO की इस टीम ने जो डेटा चीन की वुहान लैब से जुटाया वो चीनी एक्सपर्ट्स ने ही मुहैया कराया था। WHO ने जांच रिपोर्ट मार्च 2021 में जारी की। 313 पेज की इस रिपोर्ट में लैब लीक थ्योरी, यानी वुहान लैब से ही कोरोना वायरस निकला, उस पर सिर्फ 4 पेज थे। सोचिए जरा। और बल्कि जो चीनी एक्सपर्ट्स इसमें शामिल किए गए थे, वो चीनी एक्सपर्ट क्या कर रहे थे, सुनकर आप ताज्जुब करेंगे।
यही चीनी एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों को अधिकार था कि वुहान लैब से यही सिर्फ सैंपल लेंगे। यानी WHO की जो टीम आई थी उसको यह अधिकार नहीं था, उसको यह हक नहीं था कि वो चीन से सैंपल जुटाए। अब चीनी वैज्ञानिक अपने ही देश के सैंपल जुटाएंगे, वो कैसी जांच होगी आप बेहतर समझ सकते हैं। इसके अलावा चीन ने साफ कर दिया था कि इंटरनेशनल टीम चीन की दूसरी लैब की जांच नहीं कर सकेगी। यानी WHO की टीम ने सिर्फ वुहान लैब में ही जांच की। जाहिर है कि कुछ तो पर्देदारी है, कुछ तो छिपाया जा रहा है। चीन की लैब्स के बारे में पहले भी खबरें आती रही हैं, साल दर साल इन लैब्स में दुर्घटनाएं भी होती रही। आपको याद होगा 2004 में बीजिंग के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक वैज्ञानिक गंभीर रूप से इंफेक्टेड हो गया था। इससे दूसरे लोग भी संक्रमित हो गए थे। साइंटिस्ट की मां ने संक्रमित होकर अपनी जान गंवा दी थी और माना जाता है कि यह सार्स वायरस यानी कोरोना फैमिली का ही यह वायरस था। इससे समझ में आता है कि आखिर हो क्या रहा था। लेकिन आपको बताएं, इन आरोपों पर आखिर चीन बिफर पड़ा है। अब बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चीन पर बहुत से आरोप और इल्जामात लगे, लेकिन चीन क्या कह रहा है। चीन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हर बार चीन उन्हें नकारता रहा है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे मुल्क भी चीन पर आरोप लगाते रहे, कोरोना फैलने के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। सबसे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने, आपको याद होगा, कहा था एक बार नहीं बल्कि कई बार कोरोना वायरस को चीनी वायरस बताया था और वुहान लैब से जानबूझकर वायरस फैलने का आरोप लगाया। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में यह दावा किया कि वुहान लैब से वायरस फैलने के अमेरिका के पुख्ता सबूत अमेरिका के पास हैं, लेकिन अमेरिका की सत्ता में बदलाव हुआ, ट्रंप की कुर्सी चली गई, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन बने और उन्होंने भी अब कोरोना वायरस के मामले में चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। बाइडेन ने बाकायदा इसके लिए जांच टीम बना दी और 90 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को भी कहा है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी कई बार चीन पर आरोप लगाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में भी इस बात पर सवाल उठाया गया था कि जब भी वायरस की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है, लेकिन हर बार चीन ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग फैक्ट्स खारिज कर रहे हैं, उन्हें महामारी से लड़ने में नाकामी पर फोकस करना चाहिए। वो हर बार नए सिरे से चीन को निशाना बनाते हैं। चीन की दलील यह है कि उन्हें जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है। चीन अपने बचाव में अब तक यह कहता आया है। अमेरिका में कुछ लोग फैक्ट्स को खारिज कर रहे हैं कि चीन का कहना है कि उनके ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। महामारी से लड़ने में नाकामी पर फोकस करना चाहिए। चीन अपने बचाव में बातें कह रहा है। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। यह भारत की बात है, हम बात करने जा रहे हैं कि रामदेव का बम डॉक्टर्स पर, कल ये मैंने आपको बताया था, लेकिन अब देखिए बाबा ने डॉक्टर्स को चुनौती दे दी है। बाबा को डॉक्टर्स ने चुनौती दी है। बाबा ने क्या चुनौती दी है ये भी बताएंगे, लेकिन रामदेव को डॉक्टर्स ने खुली बहस की चुनौती दे दी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। खुली बहस में क्या बाबा को चुनौती दी गई है, यह सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बाबा रामदेव को खुली बहस की चुनौती दी है। क्या सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर, यानी अब डॉक्टर रामदेव से क्या सवाल पूछ रहे हैं यह आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा डॉक्टर्स रामदेव से क्या कह रहे हैं। डॉक्टर्स रामदेव से कह रहे हैं, इसको मैं पढ़ूंगा उसके हिसाब से चलाइएगा, बीमारियों के एलोपैथिक नाम बताएं। यानी अब आप इसको ध्यान से समझिए। बाबा रामदेव ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था बीपी के लिए क्या कोई दवा, क्या कोई परमानेंट इलाज है, किडनी के लिए कोई इलाज है, थायराइड के लिए क्या कोई इलाज है। तो अब एलोपैथी का कहना है कि रामदेव जो बीपी, थायराइड और किडनी की बीमारियों का नाम ले रहे हैं ये सारे तो एलोपैथिक नाम है। बाबा के पास क्या आयुर्वेदिक नाम भी है कोई? आयुर्वेद से ठीक होने का सर्टिफिकेट बाबा रामदेव ने कहा था कि 90% लोग आयुर्वेद से ठीक हुए। तो अब एलोपैथी का कहना है क्या बाबा रामदेव कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं आयुर्वेद से ठीक हुए 90% देश के लोग? डॉक्टर्स का दूसरा सवाल बाबा रामदेव से है, कोरोनिल का ट्रायल एलोपैथिक अस्पताल में क्यों कराया, यानी कोरोनिल दवा का ट्रायल एलोपैथिक अस्पताल में क्यों कराया? बाबा से अगला सवाल है। बाबा से अगला सवाल क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोरोनिल का ट्रायल एलोपैथिक अस्पताल में क्यों कराया, और साथ ही साथ बाबा से सीधा सवाल किया गया कि कोरोनिल
कोरोनिल पर आखिर बाबा क्या कहेंगे। यानी ट्रायल के अलावा बाबा पर यह सवाल दागे गए हैं। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं, आईएमए जिसने बाबा को खुली बहस की चुनौती दी है, क्योंकि अब तक बाबा चुनौती दे रहे थे डॉक्टर्स को, अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी डॉक्टर्स का जो संघ है उसने सीधे सीधे बाबा से कहा आइए मंच तैयार है, खुला मंच, और बहस करते हैं। आप आयुर्वेद और योग पर बोलिएगा और हम एलोपैथिक पर बोलेंगे। बहुत हो गया एक दूसरे से पर्दे के पीछे की लड़ाई, अब खुली बहस होनी चाहिए। आईएमए के डॉक्टर को सुनिए जरा। हाल ही में हमारी नेशनल आईएमए ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रामदेव है इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। तो सवाल यही है कि डॉक्टर्स बनाम रामदेव की जो लड़ाई है इसका अंत क्या है, ये कब खत्म होगी। जो लड़ाई शुरू हुई दरअसल क्या ये कोई वर्चस्व का दंगल है, सवाल ये है। देखिए जरा रिपोर्ट, उसके बाद आपको बताएंगे कि बाबा अब क्या दावा कर रहे हैं और डॉक्टर्स बाबा पर क्या आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। योग करो ना, नो कोरोना। वर्चस्व के दंगल में आयुर्वेद और एलोपैथ, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। बाबा रामदेव और आईएमए में बढ़ी तकरार, योग गुरु को खुली बहस की चुनौती, 25 सवालों के साथ शुरू हुआ योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथी के डॉक्टर का दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 1000 करोड़ का मुकदमा करूंगा आईएमए की तरफ से। एक तरफ तो भगवाधारी बाबा रामदेव जो एलोपैथ को हर रोज नए दांव से पटकनी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूट बूट वाले एलोपैथिक डॉक्टर जो हर वार पर पुरजोर प्रहार कर रहे हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि अब बाबा रामदेव को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी गई। आईएमए उत्तराखंड ने पूछा है कि बाबा बताएं कि किस एलोपैथिक अस्पताल में आयुर्वेदिक दवाई से इलाज किया गया। और मैं बाबा रामदेव को चैलेंज करता हूं कि मैं उसके 25 सवालों का जवाब दूंगा उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो मेरे 3-4 सवालों का जवाब ही देगा। मैं भी उसे 3-4 सवाल पूछूंगा इस बारे में, और मैं चाहूंगा कि वो उनका जवाब देकर मुझे सेटिस्फाई करे। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएमए ने यह तो कह दिया कि बाबा ने जो 25 सवाल पूछे थे उनके जवाब देने के लिए उनका पैनल पूरी तरह से तैयार है। अब बाबा ही तय कर लें कि कब और कहां किस मंच पर आमना सामना होना है। आइए अब आपको बताते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, आपको यह बताने जा रहा हूं। डॉक्टर्स का कहना है, तो बाबा को आईएमए ने खुली बहस की चुनौती दे दी है कि मंच तैयार है, आइए आमने सामने बहस करते हैं। इससे पहले 26 मई को आईएमए ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया था और शर्त यह रख दी थी कि 15 दिनों में बाबा अपने बयान पर माफी मांगे। नोटिस में कहा गया कि बाबा लिखित रूप से बयान पर माफी मांगे और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे 1000 करोड़ मानहानि की मांग की जाएगी। इसके साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया कि बाबा कोरोनिल का एड सभी जगहों से हटा लें। यह विवाद अब एक और कदम आगे बढ़ चुका है। अब आईएमए की तरफ से कहा गया है कि योग गुरु बाबा रामदेव का बयान न सिर्फ भ्रम फैलाने वाला है बल्कि यह कोरोना के टीके के खिलाफ भी है। इसके साथ ही आईएमए का कहना है कि महामारी के इस दौर में बाबा एलोपैथ पर सवाल करके सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। रामदेव का ऐसा बयान लोगों में भ्रम डाल सकता है और लोग वैक्सीनेशन से भटक सकते हैं। इस मामले में आईएमए पहले ही दिल्ली समेत कई जगहों पर बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से भी आईएमओ की तरफ से रामदेव पर कार्रवाई की अपील की गई है। जी हां, रामदेव पर कार्रवाई की अपील की गई है। आइए मैं आपको बताता हूं, लेकिन रामदेव कहां पीछे हटने वाले हैं। रामदेव खुद को किसी से कम नहीं आंकते हैं। जब एलोपैथ ने बाबा पर एक के बाद एक सवाल दागे तो रामदेव ने क्या कहा। रामदेव कह रहे हैं एलोपैथ तो बच्चा है जी, यानी अब रामदेव ने फिर से एक बार चुनौती दे दी है। रामदेव कह रहे हैं एलोपैथ तो बच्चा है। सवाल यह है कि रामदेव ने कहा क्या है, आपको बताते हैं और क्यों कहा है, यह सुनिए जरा। एक तरफ एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बाबा को बहस की खुली चुनौती दी है, वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथ पर एक और बम फोड़ दिया। योग शिविर के दौरान बाबा रामदेव ने कहा एलोपैथी तो 200 साल पुराना बच्चा है, यानी बाबा कह रहे हैं एलोपैथी को सिर्फ 200 साल हुए हैं, योग तो हजारों सालों से, आयुर्वेद तो हजारों सालों से चला आ रहा है। योग और आयुर्वेद से बीमारियों के स्थायी समाधान निकल आए।
उन्होंने कहा योग आज घर घर में हो रहा है, दुनिया भर में लोग इसे अपना रहे हैं, योग की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बाबा ने सवाल किया, क्या उससे पहले धरती पर इंसान जिंदा नहीं रहते थे? यानी बाबा का सवाल यह है कि 200 साल पहले भी जिंदगी होती थी दुनिया में, 200 साल पहले भी जीवन था दुनिया में, आखिर वो कौन सी पद्धति से इलाज करते थे? वो आयुर्वेद था। 200 साल तक इंसान जिंदा रहते थे। योग से बड़ा कोई साइंस नहीं है। बाबा ने सीधी सीधी चुनौती दी है। बाबा का कहना है कि एलोपैथ तो अभी सिर्फ 200 साल हुए हैं, रिसर्च शुरू हुई है, शोध शुरू हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद तो हजारों सालों से आ रहा है। हमारे वेद तो हजारों सालों से हैं और इसके बाद आयुर्वेदाचार्य भी हजारों सालों से हैं जो आयुर्वेद की दवाओं के जरिए लोगों का इलाज किया करते थे। बाबा का यह कहना है। लेकिन बाबा यही नहीं रुके, एक के बाद एक बाबा और उनके सहयोगी बालाकृष्ण बम फोड़ रहे हैं। एक दवा आई थी 2DG, ये तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 2DG जब जारी की गई, डीआरडीओ ने दवा बनाई थी, हमने आपको बताया था ये संजीवनी है, हमने आपको बताया था कोरोना के इलाज के लिए संजीवनी है। लेकिन ये डीआरडीओ ने यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई थी, लेकिन बालाकृष्ण बाबा के सहयोगी का कहना है ये तो हम बहुत पहले बना चुके थे। वो दावा कर रहे हैं, वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं वो। उनका बालाकृष्ण का दावा क्या है? रामदेव के सहयोगी हैं। एक तरफ बाबा ने एलोपैथ को बच्चा बोल दिया, तो वहीं उनके साथी बालाकृष्ण ने डीआरडीओ पर सवाल उठा दिया। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बालाकृष्ण ने दावा किया है कि कोरोना महामारी की रोकथाम और इलाज में कारगर मानी जा रही डीआरडीओ की 2DG दवा जो है, पतंजलि योगपीठ ने पिछले साल एक रिसर्च की थी। एक साल पहले जो रिसर्च की थी, यह उसका नतीजा है, यह उसका परिणाम है। यानी ये जो दवा अभी बनी है कोरोना की, पतंजलि ने एक साल पहले ही बना लिया था, रिसर्च कर लिया था। इस शोध को पतंजलि ने पिछले साल बाकायदा प्रकाशित किया था और सबसे पहले दुनिया को पतंजलि ने बताया था कि ऐसी एक दवा बन सकती है इस फॉर्मूले से जो कोरोना के लिए कारगर होगी। यह दवा कोरोना के इलाज और नियंत्रण में कारगर है। इस शोध का अब तक 1 लाख से अधिक विशेषज्ञ अध्ययन कर चुके हैं। आचार्य बालाकृष्ण का कहना यह है कि पतंजलि योगपीठ की टीम के शोध के आधार पर डीआरडीओ ने दवा तो विकसित कर ली, लेकिन पतंजलि योगपीठ, उसके शोधकर्ताओं और आयुर्वेद को इसका श्रेय अब तक नहीं दिया गया है, यह उनका कहना है। लेकिन वो यही नहीं रुके, उनका एक और कहना आइए अब आपको जल्दी से दिखाऊं। कैंप 2 से लेकर जल्दी से आए आप, मैं आपको दिखाऊं कि जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उनका कहना है आयुर्वेद से कैसे कोरोना का इलाज हो रहा है। ये देखिए जरा, ये पेशेंट जो लेटे हैं, मरीज जो लेटे हैं कोविड सेंटर में, इनको देखिए आयुर्वेदिक धुआं दिया जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये बाबा का बनाया कोविड सेंटर है, बाबा रामदेव का। फुल स्क्रीन अगर इसे दिखाएं, 11 मई 2021 की तस्वीर है। बालाकृष्ण ने इसे ट्वीट किया। फुल स्क्रीन अगर इसे दिखाएं हम, बालाकृष्ण ने इसे ट्वीट किया है। ये तस्वीर अगर हम फुल स्क्रीन दिखा सके इस ट्वीट की, नहीं ये तस्वीरें अगर हम दिखा सके फुल स्क्रीन, जिसमें खुद ये देखिए जरा क्या हो रहा है। ये कोविड सेंटर है, यहां सफेद कपड़ों में जो धोती में आपको शख्स नजर आ रहा है, हाथ में जो धुआं देख रहे हैं आप, ये दरअसल कोरोना इससे भाग जाता है। ये दावा है बालाकृष्ण का, ये दावा है कि इस धुएं से कोरोना का इलाज कर दिया जाता है। इस धुएं को देने से कोरोना ठीक हो गया है, ये कहना है। देखिए पेशेंट, कोरोना के मरीज लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ये बालाकृष्ण का कोविड सेंटर है, उन्होंने कहा इस धुएं से भी कोरोना ठीक कर दिया है। तो आइए अब आपको बताते हैं, इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि एक शख्स अस्पताल में मरीजों के बीच धुआं छोड़ रहा है। दरअसल आयुर्वेदिक स्मोक, जिसे पतंजलि के कोविड-19 अस्पताल से छोड़ा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस धुएं से कोरोना का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरों को बाबा रामदेव के सहयोगी बालाकृष्ण ने बाकायदा ट्वीट किया। तस्वीरों में बताया जा रहा है कि कैसे अस्पताल में कोरोना का आयुर्वेद से इलाज हो रहा है। वहीं इस वीडियो के साथ ही बालाकृष्ण ने कुछ और वीडियो ट्वीट किए हैं, जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि कैसे कोरोना मरीजों को अस्पताल में आयुर्वेद और योग से इलाज मिल रहा है। दरअसल पतंजलि का ये कोविड सेंटर हरिद्वार में है, जिसे पतंजलि ने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर बनाया है। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 150 बेड की सुविधा है और यहां पर मरीजों का इलाज आयुर्वेद और योग के जरिए किया जाता है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं 4 दिन पहले आया था, मेरा ऑक्सीजन लेवल था 83। अब 98, 96 तक है।
कोई दिक्कत नहीं है। सांस लेने में पहले प्रॉब्लम थी, अब काढ़ा है, मतलब जो भी सुविधा मिल रही है सब चीज़ ठीक है। अब सुबह शाम आप योगा अभ्यास करते हैं? हाँ, सब कुछ कर रहा हूँ। आयुर्वेद का मेडिसिन चल रहा है पूरा? सब मेडिसिन चल रहा है। कोरोनिल वगैरह? हाँ, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो मुझे मैं सोच रहा हूँ कब छुट्टी मिले। मिशन मेरा सोच रहे हैं यहाँ पे। ओके उससे पहले एम्स ऋषिकेश में था। ओके ग्रेट। तो वहाँ से आपको रेफर किया गया था यहाँ? हाँ यार, तो यहाँ पे आपकी हालत में मुझे काफी सुधार दिखाई दे रहा है। यहाँ सुधार हो गया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे नित्य प्रति आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी ये और डाइट हमारी जो है वो पूरा सब कुछ अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं मतलब वहाँ से ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ और चाह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी घर चले जाऊँ। तो आपने देखा उन मरीजों को जो बाबा के कोविड सेंटर में थे और ये कह रहे हैं कि ये दावा कर रहे हैं कि वो आयुर्वेद से ठीक हो गए। यानी जो चुनौती एलोपैथ ने, डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव को दी थी, अब बाबा रामदेव के आयुर्वेद और योग ने फिर से एलोपैथ के सामने चुनौती पेश की। आइए आगे बढ़ते हैं और ये भारत की बात है। मैं बात करते हैं सच्चे यार की। मुश्किल वक्त और सच्चा साथी हिंदुस्तान के लिए कोई और नहीं, ये है दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका। कैसे अमेरिका भारत का सच्चा साथी बना है, आइए आपको ये बताता हूं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एस जयशंकर विदेश मंत्री अमेरिका में, देखिए किससे मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स से मिल रहे हैं, फार्मा कंपनी के मालिकों से मिल रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए कैसे मदद आए इसकी तैयारी के लिए अमेरिका पहुंचे। न सिर्फ ये बल्कि एक और तस्वीर दिखाते हैं। अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन। ये देखिए एस जयशंकर जेक सुलिवन से मिले। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, हर मदद के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले। अमेरिका आगे बढ़कर हिंदुस्तान की मदद कर रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका के रक्षा मंत्री से भी विदेश मंत्री मिले हैं। यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, विदेश मंत्री अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ लॉर्ड ऑस्टिन से मिले हैं और बाकायदा चीन पर बात की है, अफगानिस्तान पर बात की है, म्यांमार के बारे में बात की है। इसके अलावा आपको बताऊं कि खुद विदेश मंत्री मिले हैं अमेरिका के विदेश मंत्री से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एंटनी ब्लिंकन के साथ। ये तस्वीरें विदेश मंत्री की, फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। हिंदुस्तान के साथ जो मुलाकात हुई है अमेरिका की, इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। इसके मायने क्या है ये आपको हम बताने जा रहे हैं। अमेरिका हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे आ गया है और अमेरिका हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। देखिए जरा एक रिपोर्ट, विदेश मंत्री वहां है और अमेरिका कह रहा है कि हिंदुस्तान की पूरी मदद इस मुश्किल वक्त में करेंगे। उस लिहाज से भारत का सच्चा साथी अगर कोई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सच्चा साथी अगर कोई है तो वो अमेरिका है। देखिए रिपोर्ट। मेरा सच्चा यार इंडिया, भारत के साथ खड़ा अमेरिका, मुश्किल वक्त का सच्चा साथी। एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र तो दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा। दोनों अगर साथ मिल जाएं तो कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं जिससे पार न पाया जा सके। कोरोना महामारी काल में भारत अमेरिका के साथ खड़ा था। अब अमेरिका पूरी तरह से भारत के पीछे खड़ा हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका पहुंचते ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, कोविड-19 के शुरुआती दौर में भारत ने जिस तरह अमेरिका का साथ दिया, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। हम भी भारत की इसी तरह मदद कर रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन के इस बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं, यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दरअसल दोनों विदेश मंत्रियों के बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी गहरी है। ये दोस्ती बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद और मजबूत हुई और अमेरिका कोरोना काल में भारत की हर संभव मदद के लिए तैयार है, जिसकी भारत को दरकार है। पर आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर हिंदुस्तान को अमेरिका से क्या क्या मिलेगा, विदेश मंत्री क्या क्या लेकर आएंगे अमेरिका से। अब ये जानना चाहते हैं क्योंकि विदेश मंत्री अमेरिका में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये देखिए कार्गो जो आएगा, इस कार्गो में हो सकता है वैक्सीन मिले कोरोना की, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को है। ये पूरा कार्गो आप जो देख रहे हैं, ऐसे ही कार्गो अमेरिका से आएगा और
हो सकता है वैक्सीन आए, वैक्सीन सप्लाई तेज होगी। भारत को इस वक्त वैक्सीन की जरूरत है। इसके अलावा आपको बताएं, कोरोना की दवाइयां भी मिलेंगी, यानी हिंदुस्तान को दवाओं की जरूरत है। अमेरिका से फार्मा कंपनियों के साथ विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, तो हो सकता है दवाएं भी मिले, मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलेंगे, यानी मेडिकल इक्विपमेंट्स भी विदेश यानी अमेरिका से हिंदुस्तान आएंगे। इस वक्त भारत को इन सब की जरूरत है, तो कार्गो प्लेन से संभव है विदेश मंत्री लौट के आएंगे, तो ये सारे समझौते, ये सारी डील्स करके आएंगे हिंदुस्तान के लिए, ये अच्छी खबर होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद उस वक्त कहा था, आपको याद होगा हिंदुस्तान में जब कोरोना पीक पर था, उन्होंने खुद कहा था कि भारत ने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है। जब हमारे यहां कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेज रहा था। अब इस वक्त में हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और हिंदुस्तान की मदद करेंगे। सुनिए सर। I spoke at length with Modi, the Prime Minister. We are sending immediately a whole series of help that he needs, including providing for those remdesivir and other drugs that are able to deal with this and prevent, in some cases, but help recovery. We're helping India significantly. I spoke to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to have his machines that can make the vaccine work. We're helping Brazil. We're helping India significantly. I spoke to. I'm not prepared to announce who else we'll be giving the vaccine to, but we are going to, by the 4th of July, have sent about 10% of what we have to other nations, including some of the ones you mentioned. तो बाइडेन ने इससे पहले आपको बताएं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी उस वक्त। दरअसल अमेरिका दुनिया का ऐसा देश है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत भी हुई है, अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा मरीज भी हैं कोरोना के। लेकिन यह भी सच है कि कोरोना की दूसरी लहर को अमेरिका ने थाम लिया है और अब वहां कोरोना काबू में है। ऐसे में भारत जैसे देश जहां कोरोना ने दूसरी लहर में भारी तबाही मचाई है, अमेरिका भारत के लिए मददगार हो सकता है, बहुत मददगार। और यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का अमेरिका दौरा काफी अहम, क्योंकि एस जयशंकर के अमेरिका पहुंचते ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि कोरोना की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है और अमेरिका भारत को हर संभव मदद देगा, क्योंकि यह लड़ाई बड़ी और लंबी लड़ाई है और इसे दोनों को मिलकर लड़ना है। साफ है कि अमेरिका कोविड-19 को गंभीरता से ले रहा है और भारत की जरूरतों का उसे बखूबी एहसास है। इस वक्त भारत की सबसे बड़ी जरूरत वैक्सीन की है, जिस पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई और इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए इसके रास्ते तलाशे गए। भारत अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसका जोर भारत अमेरिका की वैक्सीन पार्टनरशिप बढ़ाने पर है, ताकि वैक्सीन सप्लाई सुनिश्चित हो सके। तो यह कोशिश है अमेरिका की। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अमेरिका से कैसे हिंदुस्तान को मदद भेजी जा रही है। अमेरिका अपना वादा पूरा कर रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए, ये यूएस एयरफोर्स का विमान आया है जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर आया है। ये तो मैं आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं अब की, लेकिन न जाने कितने कार्गो विमान अब तक आए हैं इस तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर। ये तो सिर्फ एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और तस्वीर आई है, अब आपको दिखाता हूं। अमेरिका से एक और मदद जो आई है, अमेरिका से हर दूसरे दिन इस तरह की मदद आ रही है। ये देखिए, अमेरिकी विमान जो हिंदुस्तान में लैंड हुआ है और रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी किल्लत और कालाबाजारी शुरू हो गई थी, वो इंजेक्शन हिंदुस्तान में है जो बाकायदा आपके लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए बेहतर माने जाते हैं। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन अमेरिका से आए। तो अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है कदम से कदम मिलाकर। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत और अमेरिका की ये दोस्ती महज कोरोना से लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया में चल रही सियासी और सैन्य गतिविधियों के दूरगामी मायने क्या हैं और भारत और अमेरिका के हित इससे कैसे जुड़े हैं, इस पर भी फोकस देखने को मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात में दक्षिण एशिया, खासतौर से अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस चर्चा में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलने के बाद बनने वाले हालात पर विचार विमर्श किया गया। यह बातचीत इसलिए अहम थी क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है, जो भारत के लिए ठीक नहीं है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री के अलावा अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार से भी सुरक्षा के वैश्विक आयामों पर चर्चा की, जिसमें खास जोर प्रशांत महासागर में चीन की हरकतों पर रहा है, क्योंकि चीन हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर कैसे अनलॉक कैसे हो सकता है देश। ये ग्राफिक्स अगर मैं आपको दिखा सकूं कि भारत में अनलॉक शुरू हो सकता है लॉकडाउन के बाद, वो कैसे होगा ये आपको बता सकूं अगर मैं कि कैसे अनलॉक की तैयारी की गई है, ये आपको बताऊंगा मैं कि अनलॉक की तैयारी कैसे की गई है। ग्राफिक्स अगर मैं दिखा सकूं कि अगर लॉकडाउन तो हो गया, अब 1 जून से अनलॉक की खबरें आ रही हैं, कैसे अनलॉक होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 तारीख से अनलॉक की तैयारी है। क्या आपका राज्य, क्या आपका जिला अनलॉक होगा आपके सामने। जल्दी से इसे रोटेट करेंगे। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रियों में काम शुरू होगा अगर अनलॉक होता है, यानी इस तरह से काम शुरू होगा। इसे जल्दी से आगे रोटेट करें। कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रियों में काम की इजाजत दी जा सकती है देश की राजधानी दिल्ली में। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, बेशक कोरोना की वजह से। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे अनलॉक होगा, यानी मध्य प्रदेश में यह राहत मिल सकती है। बिहार में फिलहाल लॉकडाउन से राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार की खबर यह है। पंजाब में आपको बताऊं 10 जून के बाद छूट दी जाएगी पंजाब में। पश्चिम बंगाल में 15 जून के बाद राहत मिलेगी। पश्चिम बंगाल के अलावा ये अनलॉक मैं आपको बता रहा हूं किन किन राज्यों में क्या क्या अनलॉक हो सकता है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।